हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हमने किसी पॉइंट पे चेक किया था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर हम कोई इंटरवल की बात करते हैं, चाहे वो ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज इंटरवल हो, तो उसमें कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन की नहीं, ये कैसे जानेंगे। हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। जैसे मान लो ए बी, कोई ओपन इंटरवल ए बी है, ठीक है। इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा? जब ए और बी के सभी बिंदु पर वो क्या हो, सतत हो, ठीक है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल ए बी में। कब? जब वो ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, ठीक है। अगर ए बी के प्रत्येक बिंदु पर वो सतत है तो उस फंक्शन को हम ओपन इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कब कॉन्टिन्यूअस होगा? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ए बी के प्रत्येक बिंदु पर, ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक। दूसरी बात, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यानी किसकी बात हो रही है? राइट हैंड लिमिट किसकी? ए पे। एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ ए के बराबर हो, और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहे हैं बी की, एफ ऑफ एक्स ये बी के बराबर, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा? जब ओपन इंटरवल ए बी में वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब ए बी के सारे बिंदु पे वो सतत हो, और जो राइट हैंड लिमिट है, ए की राइट हैंड लिमिट और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बी के लेफ्ट आएंगे और ए के राइट आएंगे, ठीक है। ए की राइट हैंड लिमिट और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए, और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट बी की वो एफ ऑफ बी के बराबर हो। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इस इंटरवल में कोई फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कोई बिंदु की अभी तक बात करते थे कि ए में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बी में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ एक इंटरवल की बात कर रहे हैं, वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो ए बी में हम सारे बिंदु को नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट इसकी और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर हो, और इसके प्रत्येक बिंदु पर वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। तो हम क्या कहेंगे कि एक इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सतत, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सतत फलन। कोई फलन सतत फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा? जब वो अपने डोमेन में, किसमें? अपने डोमेन में वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। एक फलन सतत फलन कहलाएगा यदि यह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर, ठीक है, अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या हो, सतत हो, ठीक, कॉन्टिन्यूअस हो। कोई फलन है वो सतत फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत हो, तो हम उस फलन को क्या कहेंगे, सतत फलन कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, जैसे मान लो दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है। दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। रियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसका डोमेन और रेंज क्या हो, रियल। तो एफ और जी क्या है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। क्या है? दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किसमें? डोमेन डी में, ठीक है। एफ एंड जी डी पर क्या है, सतत फलन है। डी मतलब उसका प्रांत, ठीक। अगर एफ और जी ये दो फलन है वो क्या है,
सतत है डी पर, ठीक है। तो f प्लस जी भी सतत होगा डी पर, f माइनस जी भी सतत होगा डी पर, ठीक है। f इंटू जी ये भी सतत होगा डी पर, और f बाई जी ये भी सतत होगा, लेकिन कहां पे, लेकिन देखो g जो है अपॉन में है, अगर g की जगह 0 कर दो तो ये क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये d पर सतत ना होके बल्कि क्या होगा, d माइनस, जब g क्या हो 0 हो उसको हटा देना, बाकी सब पे ये क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। जैसे अगर g की जगह हम 0 रख दें तो जब g 0 रखेंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो जो बाकी सब पे सतत होगा कब, जब g 0 हो तब सतत नहीं होगा, बाकी सारी कंडीशन पे क्या होगा, सतत होगा। तो कोई फंक्शन f और g दो सतत फंक्शन है तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, या उस डोमेन में। बात क्लियर है। अगर डोमेन की बात कर रहा है तो डोमेन में, और अगर पॉइंट की बात कर रहा है तो पॉइंट में, ठीक है। ये भी क्या होगा, सतत होगा, ठीक। अगर एक फलन f और g दो सतत फलन है तो उनका सम, किसी पॉइंट c पे अगर सतत है तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड सब क्या होगा, सतत होगा। बात क्लियर है। अब हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं, जैसे कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू c, यानी नियतांक फंक्शन है, कोई वैल्यू क्या है, नियत वैल्यू है, कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, c, x की चाहे जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नियतांक फंक्शन, ठीक, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, सतत होगा, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी c आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी वैल्यू c आएगी, और किसी बिंदु पे वैल्यू अगर निकालेंगे तो भी c आएगी। x की सारी वैल्यू पे वो क्या है, c, x से बड़े पे भी, x पे छोटे पे भी कोई भी वैल्यू x की रखेंगे हमेशा वो c आएगा, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ठीक। तो नियतांक जो होते हैं या नियतांक फलन जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। तस्मक फलन, तस्मक फलन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये भी सदैव क्या होते हैं, सतत होते हैं, ठीक। जिस बिंदु पे हम अगर चेक करेंगे, जैसे a पे हम चेक कर रहे हैं तो f ऑफ a क्या आएगा, a आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, ठीक है। यानी हर वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, तस्मक फलन, ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, सतत होगा। बहुपदीय फंक्शन, बहुपद आपने पढ़ा होगा, जैसे x प्लस 2 एक फंक्शन है, ठीक है, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x है। ये सब कैसे फलन है, बहुपदीय फलन, ये भी हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है। ये सब फलन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सतत होते हैं, ठीक। अगला है परिमेय फलन, अपने प्रांत में सतत होता है। परिमेय फलन हमने बताया था f ऑफ x g ऑफ x, ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, तो ये पूरा फलन क्या कहलाएगा, परिमेय फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय फलन, ठीक है, जो अपॉन के रूप में, जैसे x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, ये कैसा फलन है, परिमेय, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी सतत होगा, किसमें, अपने प्रांत में सतत होगा, ठीक है। ये फलन जितने भी परिमेय फलन होते हैं वो अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं। मापांक फलन, मापांक मॉड वाला जो हमने बताया था, इसकी वैल्यू माइनस एक्स प्लस एक्स होती है, ठीक है। तो जितने भी मापांक फलन होते हैं वो भी क्या होते हैं, सदैव सतत होते हैं, ठीक है। साइन, साइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है, तो ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है या सतत फलन कहलाता है। ऐसे ही कॉस का जब ग्राफ बनाते हैं तो ये भी क्या होता है, सतत होता है, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये भी फलन क्या होता है, सतत, साइन भी सतत होता है, कॉस भी सतत होता है, लेकिन टैन, कॉट, सेक और कॉसेक ये अपने प्रांत में ही सतत होते हैं, ठीक है।
प्रांत की बात हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में की थी कि हर फंक्शन का प्रांत क्या होता है, उसी प्रांत में ये सतत होते हैं, ठीक है। लेकिन साइन और कॉस होता है ये सदैव सतत होता है, ठीक, बात क्लियर है। तो साइन कॉस हमेशा सतत होगा, tan cot sec और cosec अपने प्रांत में सतत होगा, परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होगा, मापांक फलन सदैव सतत होता है, तत्मक फलन सदैव सतत होता है, नियतांक फलन सदैव सतत होता है, एक बहुपदीय फलन हो वो भी सतत होता है, ठीक है। ये सारे फंक्शन सतत होते हैं। जैसे हमने बताया था, हमने कहा जैसे साइन सतत है और कॉस सतत है, तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, f सतत है g सतत है, तो f प्लस g भी क्या होगा, उस बिंदु पे सतत होगा, ठीक है। तो ये हमेशा सतत होता है, f और g, cos x और sin x हमेशा सतत होता है, इनका सम भी क्या होगा, हमेशा सतत ही होगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिए, और अगर आप चाहें तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लेंगे किसी सतत, जब कोई बिंदु नहीं दिया तो हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के उस पर हम सतत दिखा सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर। अब हम एक्सरसाइज 5b है, उस एक्सरसाइज को लगाते हैं। 5b का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो फलन है, सिद्ध करना है कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन x, x लेस देन 0 पे, और x प्लस 3, fx की वैल्यू x प्लस 3 है जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, पे सतत दिखाना है, सतत करना है, हमको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये सतत है, ठीक। तो अब देखो ये चीज देखो, जब x का मान 0 से कम है तो साइन, अभी हमने बताया था साइन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन थीटा, साइन फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे 3x हो चाहे 2x हो चाहे जो भी हो, ठीक। और ये क्या है, x क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ठीक। तो ये या आइडेंटिटी फलन भी कह सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो एक फलन ये सतत है और ये सतत है, तो f सतत g सतत, तो f बाई g भी क्या होगा, सतत होगा, यानी 0 से छोटी वैल्यू पर ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, बहुपदीय फलन, क्या है, बहुपदीय फलन। तो बहुपदीय फलन भी हमेशा क्या होता है, सतत होता है। तो ये इस कंडीशन पे भी सतत है, इस कंडीशन पे भी सतत है, यानी 0 से छोटा होगा तो भी सतत होगा और 0 से बड़ा होगा तो भी फलन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। आइए हम चेक करते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं, x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 पे ये है x प्लस 3, यानी 0 प्लस 3 वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं 0 पे, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 से बड़ा मान, क्या मान है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मान होगा तो हम कौन सा रखेंगे, x प्लस 3, यहाँ पे क्या है, f ऑफ h लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस 3, अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 3 होगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगी, साइन 3 माइनस h अपॉन माइनस h, ये आ जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन h। अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, यानी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी ये 0 पे क्या है, सतत है। तो ये फलन 0 से चाहे छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो या 0, सब पे ये क्या आ रहा है, सतत फलन आ रहा है।
अभी हमने एक प्रॉपर्टी के द्वारा भी देखा, चाहे हम ग्राफ बना के देखें, साइन सतत होता है, एक्स सतत होता है, तो साइन 3x अपान एक्स भी क्या होगा, सतत होगा। और x प्लस 3 बहुपदीय फलन है, यानी सारी वैल्यू पर ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, अभी हमने बताया था कि कोई भी मापांक फलन जो होता है वो सतत होता है, और x एक आइडेंटिटी फलन है। ठीक, तो ये सतत होता है, ये भी सतत होता है, ये भी हमने पॉइंट बताए थे। तो अगर f सतत है, g सतत है, तो f बाई जी भी क्या होगा, सतत होगा। यानी जब x 0 नहीं होगा तो fx क्या होगा, सतत होगा। जब x 0 नहीं है तो फलन क्या है, सतत है। अब x इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या कंडीशन होगी। जब x 0 नहीं है तब तो सतत होगा, कंफर्म, क्योंकि ये सतत है, ये सतत है, तो f और f ऑफ g भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक, अब हम x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, जब x 0 है तो वैल्यू क्या है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f x 0 माइनस f ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से छोटा, यानी 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, लिमिट, अब 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा माइनस h रखेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस h अपॉन h, यानी वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है कि उस पॉइंट पे वैल्यू LHL नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन जो है वो सतत नहीं है। ठीक, यानी x इक्वल टू 0 पे सतत नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। ठीक, क्योंकि x इक्वल टू जब 0 नहीं था तो हमने देखा था कि f भी सतत था, g भी सतत था, तो f बाई जी से भी सतत होगा। ठीक, उससे x नॉट इक्वल टू 0 पे फलन सतत हो जाएगा। लेकिन जब x इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं तो ये फलन सतत नहीं आता। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। सिद्ध करना है कि cot x अपने प्रांत में सतत है। ठीक है, cot x जो है अपने प्रांत में सतत है। तो cot x का डोमेन क्या होगा, cot x का डोमेन होता है रियल में से वो वैल्यू हटा दी जाती है। ठीक है, जहां पे साइन x का मान क्या हो, 0, या ये कह सकते हैं r x सच दैट n पाई, और जहां पे n जो है वो इंटीजर है। ठीक है, n पाई अगर 0 है तो वो क्या होगा, ये इसका डोमेन होता है कॉट का। ठीक है, तो कॉट का डोमेन जो होता है, यानी साइन अगर 0 होगा, जैसे हम लिखते हैं साइन जब 0 होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, कॉट एक्स क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक, तो डोमेन में वो वैल्यू रियल, सारी बाकी सारी रियल वैल्यू पे होगा, कब नहीं होगा, जब साइन एक्स क्या हो, 0 हो। जब 0 होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसका डोमेन में क्या हो जाएगा, रियल, इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी n पाई पे वो क्या होगा, n पाई x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n क्या है, इंटीजर है, इसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पे वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, यानी डोमेन हो जाएगी। अब देखो cot x जो होता है, जो फंक्शन आपका दिया है cot x, वो क्या होता है, cos x अपॉन sin x, और हमें पता है चूंकि cos x और sin x बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एट रियल, जो साइन और कॉस होता है वो सारी रियल वैल्यू पे क्या होता है, ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, रियल सारे रियल पे कॉन्टिन्यूअस होता है, साइन भी हमेशा सतत होता है। अभी हमने बताया था साइन और कॉस क्या होता है, सदैव सतत होता है। लेकिन जब साइन कॉस अपान साइन लिखेंगे, ठीक है, तो वो सतत तो होगा, लेकिन कहां होगा, इक्वल टू कॉट एक्स आर कॉन्टिन्यूअस
एट आर, अब कहां पे सतत नहीं होगा? जहां पे साइन एक्स का मान क्या हो? 0 हो, क्योंकि डिफाइन नहीं होगा। तो जहां पे साइन एक्स का मान 0 होगा उस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी रियल वैल्यू पे क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। और ये फंक्शन मतलब क्या? कॉट एक्स। ठीक है, ये फंक्शन का मतलब क्या? कॉट एक्स। तो कॉट एक्स अपने डोमेन, उसका डोमेन क्या है? ये। तो कॉट एक्स अपने डोमेन में क्या है? सतत है। ठीक है, यही हमको दिखाना था। तो डोमेन वही वैल्यू होगी, रियल वैल्यू पे, रियल वैल्यू में वो मान निकाल लेंगे जहां पे साइन एक्स क्या हो? 0, तो वो डोमेन हो जाता है और उसके सारे बिंदु पे वो क्या होगा? सतत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए? ठीक है, f ऑफ x दिया है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन और इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित है। x इक्वल टू 0 पे सतत होगा। लैम्डा का क्या मान रख दें कि ये x इक्वल टू 0 पे क्या हो? सतत हो। x इक्वल टू 1 पर इसके साध्यता का पर विचार करना है। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं ये बताना है। तो लैम्डा x इक्वल टू 0 पर सतत है ये फलन, लैम्डा का क्या मान रखें कि ये सतत आ जाए? तो x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 से छोटी, और 0 से छोटी होगी तो ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, और 0 से छोटी होगी तो वैल्यू क्या होगी? लैम्डा माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा और ये 2 इंटू एच ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब h अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक, और जब RHL पे देखते हैं, RHL निकालते हैं, तो RHL जब निकालेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमने RHL ही निकाला था। LHL निकालें, LHL जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये RHL आ गया, यानी 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या है? 4h प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, यानी क्या आ जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों ये इक्वल है, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम लैम्डा के कुछ भी मान रख दें, क्योंकि जो f ऑफ 0 है वो लैम्डा से क्या है? स्वतंत्र है। लैम्डा का कुछ भी मान रख दोगे ये तीनों बराबर नहीं आएंगे। जब यही दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो लैम्डा से कोई लेना देना ही नहीं, यानी x इक्वल टू 0 पे सतत नहीं होगा, चाहे लैम्डा का जो भी मान रखा जाए। ठीक है, तो चूंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL, नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? सतत नहीं होगा, और लैम्डा से स्वतंत्र है। जैसे यहाँ कोई लैम्डा का टर्म होता, कुछ करके 1 ले आते, तब भी ये 0 है। ठीक है, जब यही दोनों बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो ये 1 है ये 0 है, यहाँ लैम्डा का कोई टर्म होता, केवल लैम्डा आता तो लैम्डा 1 रख देते तो आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 लैम्डा का टर्म ही नहीं है, यानी ये लैम्डा से क्या है? स्वतंत्र, यानी लैम्डा की चाहे जो वैल्यू रखो हमेशा ये x इक्वल टू 0 पे सतत नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा? सतत नहीं होगा। अब देखो x इक्वल टू 1 पे कह रहा है, तो x इक्वल टू 1 पे यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े पे वैल्यू क्या होगी? 4x प्लस 1, और ये कैसा फलन है? बहुपदीय। ठीक है, 4x प्लस 1 क्या है? बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है? सतत, यानी x इक्वल टू 1 पे क्या होगा? सतत होगा। बात क्लियर? तो लैम्डा से स्वतंत्र है, यानी लैम्डा है ही नहीं इसमें, तो लैम्डा का कुछ भी मान रखेंगे तब भी ये हमेशा क्या होगा? सतत नहीं होगा। ठीक है, और ये x इक्वल टू 1 पे हमेशा ये क्या होगा? सतत होगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, इसका जो 21 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है sin x माइनस cos x के सांतता की जांच करनी है, ये सतत है कि नहीं। तो हमें पता है कि sin x क्या होता है?
सतत होता है सारी वैल्यू पे, सारी रियल वैल्यू पे। और fx क्या होता है, ये भी सतत होता है सारी रियल वैल्यू पे। तो f अगर सतत है, g सतत है, तो f माइनस जी भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, √2 से गुणा कर देते हैं और √2 से भाग कर देते हैं। क्या किया, √2 से गुणा किया, √2 से भाग किया। अगर इसको सॉल्व करें तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये √2 है sin x, और इसको क्या लिख सकते हो, cos 45 यानी π/4। ठीक, और माइनस cos x, इसको क्या लिख सकते हो, sin π/4। तो sin a cos b, cos a sin b, फॉर्मूला किसका बन गया, sin a माइनस b का। किसका बन गया, sin a माइनस b का। और हमें पता है कि जो साइन होता है वो कैसा फलन होता है, कॉन्टिन्यूअस सारी रियल वैल्यू पे। ये जो साइन होता है, x का मान चाहे जो रखो, ये हमेशा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो चूंकि साइन सदैव सतत होता है, इसलिए f ऑफ x सतत फलन है। मतलब तो जो f ऑफ x होगा वो भी सतत होगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सतत है, ये सतत है, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, सतत होगा। या इस तरह भी हम दिखा सकते हैं कि अगर साइन दिखा दे, सिर्फ साइन में लिए हैं तो साइन सतत है, सारी वैल्यू के लिए क्या होता है, साइन सतत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आप लोग की एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, उसने पूछा था कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में था भी ये, उसको हम बता रहे हैं। दर्शाइए कि g ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको हम बता चुके हैं, ये होता क्या है, फिर बता देंगे। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। ठीक, ये जो फंक्शन होगा x की चाहे जो वैल्यू रखो, चाहे जो भी पूर्णांक रखो, हर पूर्णांक पे ये क्या है, असतत है। ठीक, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जैसे अगर हमने लिखा 1 तो वैल्यू क्या आएगी, 1। लिखा 1.2 तो वैल्यू क्या आएगी, 1। 1.8 तो वैल्यू क्या आएगी, 1। 5.6 तो वैल्यू क्या आएगी, 5। यानी हमेशा जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जो इंटीजर दिख रहा है यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, उससे छोटा इंटीजर जो होगा वो वैल्यू है। इससे जो छोटा इंटीजर होगा, जैसे 0.6 लिखा है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। -1.5 लिखा है तो -1.5 से छोटा क्या होगा, देखो ये 0 है, ये 1 है, -1 है, ये -2 है, -1.5 से छोटा क्या है, -2, तो वैल्यू क्या आएगी, -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप समझिए क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि इस ब्रैकेट में जो भी रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पूर्णांक आएगी। और कौन सा पूर्णांक आएगी, जो अंदर लिखा होगा वो आएगा, या अगर पूर्णांक में लिखा है तो पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन अगर पूर्णांक में नहीं है तो जो उससे छोटा पूर्णांक होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पूर्णांक लिखा है 1 तो 1 आ गया, लेकिन 1.2 लिखा है तो 1.2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1। 1.8 लिखा है तो 1.8 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1। 5.6 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, 5। 0.6 से छोटा क्या होगा, 0। -1.5 से छोटा क्या होगा, -2। यानी ये वो वैल्यू आएंगी जो हमेशा पूर्णांक हो, और ब्रैकेट में अगर पूर्णांक लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो पूर्णांक आ जाएगा, और नहीं तो जो भी वैल्यू पॉइंट में लिखी है उससे छोटा पूर्णांक आएगा। बात क्लियर? तो इस चीज को समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे फंक्शन ये डिफाइन था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, एक कोई हमने पूर्णांक मान लिया, एक क्या मान लिया, पूर्णांक, 5 है, 7 है, 9 है, कुछ भी है। तो ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है। अभी हमने दिखाया इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, a। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू हो गई ए। अब इसकी बात करते हैं ए प्लस एच। एच एक छोटी सी क्वांटिटी होती है, एच क्या है, एक बहुत माइन्यूट क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, पूर्णांक, और एच क्या है, छोटी सी क्वांटिटी। सपोज करो ए 1 है और एच क्या है 0.2 है। ए 1 है, ये 0.1 है, ए क्या है 1 है और ये 0.3 है। ए प्लस एच, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी हमने बताया ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ए आएगा। तो a प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस एच की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, a आएगी। अब हम a माइनस एच की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो a माइनस एच, सपोज करो a 1 है और h 0.1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 0, या हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 आएगी। इसकी वैल्यू अगर हम पूछे क्या आएगी, ये a माइनस एच है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया 1.8, इससे छोटा इंटीजर यानी 2 माइनस 1 आएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 आएगी। जैसे अगर हम पूछे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक, तो ये क्या है 2.9, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 2, यहाँ 3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे a माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, h एक छोटी क्वांटिटी है, ये पूर्णांक है, तो a माइनस एच की वैल्यू क्या होगी a माइनस 1। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई। इन तीनों चीजों को आप ध्यान से समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर a होगा और a प्लस एच a होगा और a माइनस एच a माइनस 1 होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से इन तीनों को हमने डिफाइन कर लिया। बात क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो फंक्शन हम a पे देखते हैं कंटीन्यूअस है कि नहीं, तो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। तो पॉइंट पे क्या आएगी, a माइनस ग्रेटर इंटीजर 1 a, तो इसकी वैल्यू भी हमने बताई a होती है, तो a माइनस a कितना हो गया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी a माइनस पे निकालते हैं, g ऑफ x h टेंड्स टू 0 a माइनस h लिख सकते हैं। a माइनस h अगर हम इस परिभाषा से देखें तो g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो g ऑफ x होता है ना, तो x की जगह a माइनस h है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया। ठीक, ये ऐसे लिखा रहेगा। और इसकी वैल्यू अभी हमने बताई, इसकी वैल्यू क्या होती है a माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है a माइनस 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमने रखी, a कैंसिल h माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, h 0 अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 1, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पॉइंट पे 0, यही दोनों बराबर नहीं है। फंक्शन की वैल्यूज ए पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हैं, अलग अलग है। इसका मतलब वो फंक्शन ए क्या था, कोई भी पॉइंट था, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, यानी किसी भी मान पे, किसी भी पूर्णांक पे, ये ए क्या था पूर्णांक था, तो किसी भी पूर्णांक पे ये क्या है सतत नहीं है। ए क्या था, एक पूर्णांक था, कोई भी पूर्णांक रखे तो पूर्णांक पे ये सतत नहीं, और यही हमको क्वेश्चन में दिखाना था। बात क्लियर। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कंप्लीट हुआ। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं इसके बारे में बता दिया। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, अवकलनीयता क्या होती है और कैसे चेक की जाती है, कोई फलन अवकल है या नहीं। ठीक है, इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।